आज हम करेंगे आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहले इसको पढ़ लो। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। अब ये शुरू होता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 32 एवरी हाई कोर्ट शैल हैव पावर throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction to issue to any person or authority, including in appropriate cases any government within those territories, directions, orders, writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, or certiorari, or any of them for the enforcement of any of the rights conferred by Power 3, Part 3 एंड फॉर एनी अदर पर्पज़। तो इसमें मेन कंटेंट क्या है इसका? पहले तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग इन आर्टिकल 32 की 32 की अपनी अलग पावर है, उसके बिना हाई कोर्ट की क्या एक्सेप्शनल पावर्स हैं। तो इशू पहले टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, इंक्लूडिंग रिट इन द नेचर ऑफ 5 रिट। तो इन्होंने इंक्लूडिंग वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि पहले जब प्री इंडिपेंडेंस एरा में ये प्रेरोगेटिव पावर ऑफ प्रेरोगेटिव रिट्स होती थी, हाई कोर्ट के पास पावर होती थी प्रेरोगेटिव रिट्स इशू करने की, जिसमें इनकी पावर मेनली होती थी सुपरिटेंडेंस ओवर इट्स ऑफिसर्स एंड सब कोर्ट्स। तो मेन सुपरविजन की पावर होती थी, इसलिए इनको प्रेरोगेटिव रिट्स बोला जाता था। और इनका जो स्फीयर होता था वो सिर्फ इतना होता था, इनका स्कोप, कि वो सुपरिटेंडेंस करते थे ओवर इट्स ऑफिसर्स एंड सब कोर्ट्स। लेकिन बाद में इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया बाय अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इन्होंने बोला रिट इंक्लूडिंग रिट इन द। तो बाद में इंक्लूडिंग रिट, तो बाद में ये 5 रिट्स पहले 6 रिट्स होती थी, बाद में ये 5 रिट्स रहेगी, जिसमें तो हाई कोर्ट के पास अब पावर क्या आई? टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, रिट्स इंक्लूडिंग दीज 5 रिट्स। अब ये किस किस के ऊपर इशू हो सकती हैं ये सारे डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स? तो ये करेंगे किसी भी पर्सन के ऊपर, टू एनी पर्सन और अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट ये इशू हो सकती है। अब अथॉरिटी में क्या आएगा? इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इट कैन बी अ स्टेट गवर्नमेंट और ए सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब इसमें करते क्या है, ये जो इन्फोर्समेंट आ रही है हाई कोर्ट के पावर की, तो ये किस लिए आ रही है? ये है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर एनी अदर पर्पस। ये जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है इसका, फॉर एनी अदर पर्पस, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स भी आ जाते हैं। इन कंपैरिजन टू 32, वहाँ पे हमारे पास सिर्फ पावर थी इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट की, और हाई कोर्ट की पावर थोड़ा ब्रॉड वाइडर स्कोप है इसका। तो यहाँ पे हमें फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट तो है ही है, एज वेल एज फॉर एनी अदर पर्पस। एनी अदर पर्पस की आगे हम इंटरप्रिटेशन बाद में करेंगे। अब नेचर क्या था इन रिट का? पहले क्या था? ड्यूरिंग आर कंट्रीज अंडर द ब्रिटिश रूल, then are known as prerogative writ because they had their origin in prerogative power of superintendents over its officers and sub courts। तो प्रेरोगेटिव रिट इशू होती थी, जिसका स्कोप सिर्फ इतना होता था कि ये सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजरी पावर थी जो कोर्ट के ऑफिसर्स होते थे या जो सब कोर्ट्स होती थी, सबॉर्डिनेट कोर्ट होती थी, उनके ऊपर। These writs are great safeguards for upholding right or liberation of people। तो इनका मेन स्कोप यही होता था। बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ओनली 3 presidencies, that is कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, हैड द पावर टू इशू रिट। अब सिर्फ ये वाली प्रेसिडेंसीज के पास पावर होती थी, लेकिन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू पावर, आर्टिकल 226 invested all the high courts to exercise their jurisdiction। Makers of constitution, while providing fundamental right, also thought it necessary to provide quick and inexpensive remedy for the enforcement of such rights, and vested high court with such jurisdiction।
तो पहले क्या होता था, सिर्फ ये वाली प्रेसिडेंसीज के पावर होती थी हाई कोर्ट की. हाई कोर्ट ऑफ ओनली दीज प्रेसिडेंसीज हैव दिस पावर टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर्स एंड रिट्स, बट आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस every high court has this kind of jurisdiction. तो अब जो हमने 32 में भी इसका जो बेसिक किया था कि जब फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की है, तो इन्होंने एक मशीनरी भी प्रोवाइड की जिससे हम उसको अपना रिड्रेसल क्लेम कर सकें. तो वो मशीनरी थी, हाई कोर्ट की पावर थी 226 में, टू इन्फोर्स आर फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर एनी अदर पर्पज़. अब जो 226 की पावर है, ये इसके मेन पर्पस हैं. टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट फॉर एनी अदर पर्पस. एनी अदर पर्पस में इसके लीगल राइट और लीगल ड्यूटी को इन्फोर्स करने की पावर होती थी हाई कोर्ट के पास. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप टू इशू रिट फॉर एनी पर्पस इट प्लेजेस. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाई कोर्ट के पास इतनी ब्रॉडर पावर है कि वो किसी भी राइट के लिए अपने ऑर्डर्स, डायरेक्शंस और रिट्स को इशू कर सकते हैं. उसका भी एक लिमिटेड स्कोप है. स्कोप ऑफ आर्टिकल 226 का इन्होंने डिस्कस किया. एक केस था TC बसप्पा वर्सेस नगप्पा, AIR 1954 का केस है ये, जिसमें इन्होंने बोला आर्टिकल 226 यूज़ वाइडर लैंग्वेज अगेंस्ट पर्सन और अथॉरिटी इट कैन बी एक्सरसाइज. ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया. इट इशूज़ रिट इन नेचर ऑफ प्रेरोगेटिव रिट एज इज़ यूज्ड इन इंग्लैंड, but scope of article 226 is widened by the use of the word writ in the nature of habeas corpus, quo warranto, certiorari, prohibition and mandamus. तो पहले सिर्फ प्रेरोगेटिव रिट्स की फॉर्म में हमारे पास रिट होती थी, लेकिन बाद में इन्होंने ये फॉर्म्स ऑफ 5 फॉर्म्स ऑफ रिट इंक्लूड की. तो दीज रिट्स आर इंक्लूसिव इन नेचर. अब किसके लिए? फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट और फॉर एनी अदर पर्पस. एक्सप्रेशन यूज्ड इन इंडिया डज नॉट इक्वेट एज दैट ऑफ इन इंग्लैंड. जो एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है वो इक्वेट, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस जो एरा था, उसमें सारा जो हमारा लॉ यूज़ हो रहा था वो मोनार्की के थ्रू हो रहा था. तो जो सारी फॉर्म ऑफ लॉ था वो सारा इंग्लैंड से था, लेकिन जो हमारा इंडिया में अब यूज़ हो रहा है वो इक्वेट नहीं कर रहा इंग्लैंड से. हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 नॉट कन्फाइंड टू इशू रिट बट ऑर्डर डायरेक्शंस टू पर्सन और अथॉरिटी मे बी अ गवर्नमेंट अथॉरिटी. तो वही हो गया, वही सारा सेम है कि वो रिट भी इशू कर सकता है, ऑर्डर, डायरेक्शंस, और किसको टू एनी पर्सन, और अथॉरिटी में गवर्नमेंट अथॉरिटी आ जाती है, कोई भी स्टेट या सेंट्रल अथॉरिटी. अब आर्टिकल 226 हाई कोर्ट कैन एग्जामिन एक्टिविटीज़ ऑफ एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स. अब 32 में सिर्फ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट था, लेकिन हाई कोर्ट की पावर जो हम पढ़ रहे हैं कि फॉर एनी अदर पर्पस, और फॉर एनी अदर पर्पस में ये एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ या ऑफिशियल्स के अगेंस्ट भी डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स इशू कर सकते हैं. अब पावर ऑफ हाई कोर्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ आर्टिकल 32. तो 32 की अपनी पावर्स हैं और हाई कोर्ट की अपनी पावर्स हैं. अब नेक्स्ट इशू है लोकस स्टैंडाई के हु कैन अप्लाई to claim the power of High Court under Article 226 of the Constitution of India. अब locus standi क्या है 226 में? Who can apply? तो वही सारा मैटर है जो हमने 32 में किया था, वही सारा सेम ही है. Whose constitutional or legal right infringed, later liberalized this rule, public spirited person or class, if aggrieved is unable to invoke constitutional jurisdiction of the High Court due to poverty, social or economic disability. तो 32 वाला ही सारा सेम मैटर है, वही सारे केसेस यहाँ भी अप्लाई होंगे. तो पहले क्या होता था कि जिसके राइट्स इन्फ्रिंज होते थे या जिसको हाई कोर्ट की पावर क्लेम करनी होती थी अंडर 226, सिर्फ वही कर सकता था
लेकिन बाद में इन्होंने ये रूल को लिबरलाइज़ किया और वहाँ पे इन्होंने यूज़ किया कि जो पब्लिक स्पिरिटेड लोग हैं वो किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए या फिर अ क्लास ऑफ पर्सन के लिए क्लेम कर सकते थे ऑन बिहाफ ऑफ देम और देम सेल्स ऑल्सो। अगर और एक ग्राउंड होता था कि कोई बंदा अनेबल है ड्यू टू पॉवर्टी और इकोनॉमिक, या फिर जैसे हमारे इंडिया में मोस्टली पीपल इलिटरेट हैं या अनअवेयर हैं अपने राइट्स को लेके। अगर जो ले मैन है उसके पास उतने सोर्सेज नहीं है, अनअवेयर है कि कहाँ जाना है कैसे जाना है, तो उसके लिए भी कोई भी बंदा एक अग्रीव्ड के लिए ऑन बिहाफ ऑफ हिम कैन गो टू द हाई कोर्ट टू क्लेम दिस पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ABS के संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसमें जे कृष्णमूर्ति अय्यर ने हेल्ड दैट public interest litigation class legislation representative proceeding is the present constitutional jurisprudence. नेक्स्ट है जजेस ट्रांसफ़र केस 1982 का केस है, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एनी पर्सन हैविंग सफिशेंट इंटरेस्ट, अब ये जो सफिशेंट इंटरेस्ट है ये जुडिशियल प्रूडेंस पे डिसाइड होएगा कि वेदर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड the person who is claiming right under article 226 of the constitution of India is having that interest to claim that right for himself or for any other purpose। तो यहाँ पे ये जुडिशियल प्रूडेंस पे अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है उसकी, तो वहाँ पे वो परमिट कर देते हैं उसको उस राइट को क्लेम करने के लिए। नो नीड ऑफ एडवर्सरी, अब इसमें एडवर्सरी सिस्टम है नहीं, आपको दूसरा लॉयर कंटेंशंस वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी जाके वहाँ पे अपने राइट्स क्लेम कर सकते हो। एडवर्सरी सिस्टम इस 226 में इज़ नॉट अ नेसेसिटी, दैट राइट कैन बी क्लेम थ्रू अ लेटर एड्रेस्ड टू अ पर्टिकुलर जज। अब यहाँ पे ये भी इन्होंने लिबरलाइज कर रखा है कि आपको प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ you need not to adhere the proper formalities। तो यहाँ पे थ्रू लेटर ऑल्सो address to a particular judge also you can through this you can claim article 226 of the constitution of India। अब यहाँ से स्फीयर शुरू हो जाता है कि 32 में तो थोड़ा आसान है कि हमें समझ में आ जाती है कि जिसका भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है वो इन्फोर्स करवा सकता है वहाँ पे जाके। और हु कैन अप्लाई फॉर 32, तो वो भी हमने कर लिया, सफिशिएंट इंटरेस्ट, पिल रिप्रेजेंटेशन है ना, इन इसके थ्रू। अब जो 226 में फॉर एनी अदर पर्पस है उसकी इंटरप्रिटेशन अब हम यहाँ पे थ्रू डिफरेंट केसेस और डिफरेंट सिनेरियोज हम करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कौन कौन से राइट हम क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे या इन्फोर्स करवा सकते हैं अदर देन इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। तो फर्स्ट केस है L चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस है जिसमें इन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन इज बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैनॉट बी अमेंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब सेकंड केस में आता है जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। अब लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेटिव एक्शन है वो तो हो गया, अब है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हेल्ड इन सर्वपल्ली रमैया वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट 2019 का केस है। अब यहाँ पे इन्होंने ये डिसाइड किया जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं वहाँ पे हाई कोर्ट की क्या इंटरफेरेंस हो सकती है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर कोई डिसीजन मेकिंग पावर है जो डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन में लिया जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगी हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 में, लेकिन जो मेकिंग ऑफ दैट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ दैट डिसीजन कैन बी जुडिशली रिव्यूड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ article 226 of the constitution of India। so administrative decision are subject to judicial review only on grounds। अब यहाँ पे जो इन्होंने बोला
कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जैसे परवर्स है, इलीगल है या इर्रिपेरेबिलिटी है, मतलब किसी के पास पावर नहीं है उस डिसीजन को लेने की, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रॉपर अथॉरिटी है नहीं थी, ऐसी अगर इरेगुलरिटीज़ आती हैं तब उसका जुडिशल रिव्यू हो सकता है। डिसीजन का नहीं होएगा, लेकिन जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट डिसीजन है उसका जुडिशल रिव्यू अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। जो प्रोसीजरल इलीगैलिटीज़ होएगी उसको रेमेडाई करवा सकते हैं 226 में। एक्सेप्ट ऑन दीज ग्राउंड्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आर नॉट इंटरफेयर्ड विद। तो वही होएगा, अगर इरेगुलरिटी आती है डिसीजन मेकिंग में तो वहाँ पे आप उसका जुडिशल रिव्यू करवा सकते हो। अब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर क्या आप 226 क्लेम कर सकते हो? तो यहाँ पे इन्होंने बोला जनरली नॉट, इन जनरल आप वहाँ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को क्वेश्चन नहीं कर सकते जुडिशल रिव्यू की पावर ऑफ आर्टिकल 226 ऑफ द हाई कोर्ट में। बट ये यूनिवर्सल रूल भी नहीं है, कैन टेक इवन ओरल एविडेंस टू एडजुडिकेट ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि क्या हम पॉलिटिकल क्वेश्चंस को क्वेश्चन कर सकते हैं 226 में? तो नॉर्मली जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस होते हैं दे आर इनजस्टिसिएबल, बट इफ़ नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रटेशन देन इट बिकम्स जस्टिसिएबल बाय द कोर्ट। बट लेकिन अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल किसी प्रोविज़न की गलत इंटरप्रटेशन करके कोई लॉ बनाया है या कोई डिसीजन मेकिंग की है, देन फिर हम जा सकते हैं 226 में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की इंटरप्रटेशन करने के लिए, अदरवाइज नॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ऑफ एकेडमिक नेचर, इसके लिए हम हाई कोर्ट की पावर 226 को क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब एकेडमिक नेचर की क्या पावर हुई? सपोज़ किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने या फिर कोई क्वेश्चन ऐसे अराइज होता है कि आप मॉरल साइंस को कंपलसरी सब्जेक्ट अगर बनाना चाहते हो, तो क्या ये जो डिस्प्यूट है इसको हाई कोर्ट लेके जाया जा सकता है कि वो डिसाइड कर दें कि इसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ डिपार्टमेंट ही हैंडल करेगा। आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए हाई कोर्ट से डिसीजन नहीं ले सकते कि मॉरल साइंस को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हम हाई कोर्ट में 226 में रेज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ऑफ एकेडमिक नेचर cannot be decided under the power of 226 of the High Court. नेक्स्ट इशू है इंटरफेरेंस इन इलेक्शन प्रोसेस। अब नेक्स्ट इशू है इंटरफेरेंस इन इलेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पे ये है कि जब इलेक्शंस हो रहे हैं तो क्या हम, जैसे सपोज़ कि ये जो अब नेक्स्ट इशू रेज हुआ है यहाँ पे इंटरफेरेंस इन इलेक्शन प्रोसेस। अब सपोज़ एक एग्जांपल है, जब ये इलेक्टोरल सिंबल्स इम्पार्ट किए जाते हैं कि क्या मतलब इसका इशू भी हम हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये छोटी सी एग्जांपल है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट यहाँ पे डिसाइड हुआ कि नो, बट इफ़ एनी वन इज़ अग्रीड ऑफ द रिज़ल्ट ऑफ इलेक्शन। लेकिन इलेक्शंस का जो वे ऑफ इलेक्शन था वो अगर गलत तरीके से हुआ है तो उसके अगेंस्ट हम, रिज़ल्ट ऑफ इलेक्शन के अगेंस्ट हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 में नहीं जा सकते। तो बट इफ एनी वन इज अग्रीव्ड ऑफ द रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस देन इट कैन बी क्वेश्चन थ्रू रिट पिटीशन। अब नेक्स्ट इशू आया कि क्या हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू रजिस्टर FIR और टू हैंड ओवर मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ इन्होंने डिसाइड किया कि इन जनरल आप, ये प्रेरोगेटिव है एग्जेक्टिव्स का, तो वहाँ पे जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती उनके मैटर में कि किस चीज़ की रजिस्टर करनी है FIR या नहीं करनी। बट ऑन द अदर हैंड ये डिसाइड हुआ
इस केस में हेल्ड इन डोलीबेन कांतीलाल पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2013 का केस है ये, जिसमें इन्होंने ये डिसाइड किया टू बी एक्सरसाइज स्पेरिंगली हेल्ड इन डोलीबेन कांतीलाल पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2013। तो उसकी रीजनिंग क्या है कि अब ये जो लेजिस्लेटिव जो ये हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशरी है, ये इनके अपने अपने ये इंडिपेंडेंट हैं ऑफ ईच अदर। लेकिन अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये इंटरफेयर, जुडिशरी है जो एग्जेक्टिव पावर में इंटरफेयर कर सकते हैं उनके काम में। तो इस केस में डिसाइड हुआ इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मस्ट बी एक्सरसाइज स्पेरिंगली, कॉशियसली एंड इन एक्सेप्शनल सिचुएशन where it becomes necessary to provide credibility and instill confidence in investigation, and where the incident may have national or international ramifications, or where necessary to do complete justice and enforcing fundamental right। तो अब कई बार ये होता है कि करप्ट मीन्स यूज़ किए जाते हैं या थ्रेटन किया जाता है, कई बार ड्यू टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, दबाव में आके वो जो एग्जेक्टिव बॉडीज़ हैं वो अपना काम ढंग से नहीं करते, तो वहाँ पे कोर्ट को इंटरफेयर करनी पड़ती है। तो वहाँ पे इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस इन ग्राउंड्स के ऊपर जहाँ पे क्रेडिबिलिटी या कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना हो, तो वहाँ पे हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है। वेयर नेसेसरी टू डू कंप्लीट जस्टिस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इन केसेस में तो इन जनरल हाई कोर्ट कैन नॉट यूज़ दिस पावर, बट इन एक्सेप्शनल केसेस हाई कोर्ट हैज़ टू यूज़ दिस पावर। नेक्स्ट इशू है मैटर ऑफ सिक्योरिटी आर नॉट इशू ऑफ प्रेस्टीज और स्टेटस। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकती या फॉर्मुलेशन ऑफ सजेशन बाय हाई कोर्ट फॉर फॉर्मिंग नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बनाने के लिए वो हाई कोर्ट सजेस्ट नहीं कर सकती कि आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। तो ये दिस इज़ बियॉन्ड द डोमेन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इशू है नो डायरेक्शन टू अमेंड लॉ। अब यहाँ पे ये है कि अगर सपोज़ कोई कानून बनता है तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है तो उसके लिए आप 226 में जा सकते हो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और इनवैलिड डिक्लेयर करवाने के लिए। बट उस लॉ को अमेंड करना है कि नहीं करना, ये हाई कोर्ट की पावर है नहीं है 226 में। अब नेक्स्ट है कि आर्टिकल 226 हैज़ जुरिस्डिक्शन टू डिटर्मिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बट नॉट मोटिव बिहाइंड दैट लॉ। अब कोई कानून बना है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, अब उसको चेक करने के लिए, उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए आप क्लेम कर सकते हो 226 को। लेकिन व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड मेकिंग दैट लॉ, दैट इज़ नॉट अ प्रेरोगेटिव ऑफ आर्टिकल ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। नेक्स्ट इशू आता है कि क्या कोर्ट मार्शल के जो भी डिसीजंस होते हैं या जो वो पनिशमेंट देते हैं कि क्या उनके लिए उनके अगेंस्ट आप 226 में हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आर.के. शर्मा 2001 का ये केस था, जिसमें इन्होंने डिसाइड किया हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 कैन नॉट इंटरफेयर with punishment awarded by court martial law, but it checked the perversity, illegality or irregularity in awarding that sentence। तो उनकी डिसीजन मेकिंग को नहीं आप क्वेश्चन कर सकते 226 में, लेकिन अगर वो इरेगुलर डिसीजन है, इलीगैलिटी यूज़ हुई है उस डिसीजन मेकिंग में, उसके अगेंस्ट आप 226 को क्लेम कर सकते हो। अब नेक्स्ट इशू है डिस्प्यूट बिटवीन प्राइवेट पार्टीज़। तो यहाँ पे
अगर प्राइवेट पार्टीज़ में कोई डिस्प्यूट के किसी लीगल इशू को, प्रॉपर्टी राइट को लेके या उनके अपने पर्सनल मैटर को लेके अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो वहाँ पे रेगुलर सूट इज़ द अप्रोप्रिएट रेमेडी, बट द पार्टीज कैन नॉट गो अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू हाई कोर्ट. तो नो अनलेस देयर इज वायलेशन ऑफ सम स्टैट्यूटरी ड्यूटी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी alleged, रेगुलर सूट इज अप्रोप्रिएट रेमेडी अंडर विच जनरल लॉ, सिविल और क्रिमिनल लॉ इज एमिनेबल. अब ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करो. टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है 226 की, हाई कोर्ट की 226 में. तो यहाँ पे एक केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस वेंकट राव, 1953 का ये केस है, जिसमें यहाँ इन्होंने टू फोल्ड लिमिटेशन एक्सप्रेस की. इन्होंने पहले बोला कि रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट रन बियॉन्ड द टेरिटरी सब्जेक्ट टू इट्स जुरिस्डिक्शन. तो जो हाई कोर्ट की पावर है टू इशू रिट ऑर्डर और डायरेक्शंस, ये सिर्फ अपनी जो इनकी अपनी जुरिस्डिक्शन है सिर्फ उसके अंदर ही इशू कर सकते हैं. बियॉन्ड दैट लिमिटेशन दे कैन नॉट इशू दोज डायरेक्शंस, रिट्स और ऑर्डर्स. और किस पे इशू कर सकते हैं? पर्सन और अथॉरिटी मस्ट बी विद इन देयर जुरिस्डिक्शन. he must be a resident or a person within the jurisdiction of the high court. लेकिन बाद में 14th लॉ कमीशन ने एक्सप्रेस किया इट्स ओपिनियन सेइंग दिस रिड्यूस द यूटिलिटी ऑफ आर्टिकल 226. तो ये यूटिलिटी, अब 226 वाइडर पावर है हाई कोर्ट की, जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी इन्फोर्स हो रहे हैं और फॉर एनी अदर पर्पस भी हम वहाँ पे क्लेम कर रहे हैं. तो ये अब अगर हम इसकी पावर को लिमिट करेंगे तो इट विल रिड्यूस द यूटिलिटी ऑफ 226 एंड अल्टीमेटली डिफीटेड द पर्पस ऑफ आर्टिकल 226. अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड इन 1963 कॉल्ड एज 15th अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट वॉज इंसर्टेड क्लॉज 1A to Article 226 confer power on the High Court to issue direction, order or writ to any government authority person exercising jurisdiction in relation to territories within which cause of action wholly or partly arises. For exercise of such power, notwithstanding that such government or authority or residence of such person is not within those territories. अब suppose लगा लो कि हाई कोर्ट की jurisdiction में कोई बंदा या अथॉरिटी है, लेकिन उसने कॉज ऑफ एक्शन उसका बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट हुआ, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्शली अराइजेज, इस कॉज ऑफ एक्शन की वजह से हाई कोर्ट की 226 की पावर एक्सटेंड हो जाती है टू दिस पर्सन एंड टू दिस अथॉरिटी. अब ये जो 226 की पावर है, वेदर इट इज़ डिस्क्रिशनरी पावर और नॉट. अब यहाँ पे इन्होंने हेल्ड किया नॉट टू बी एक्सरसाइज्ड इफ़ ऑल्टरनेटिव रेमेडीज अवेलेबल, दिस रेमेडी कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट. अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी है पार्टी के पास, तो वो ऑल्टरनेटिव रेमेडी क्लेम करेगा, वो हाई कोर्ट की पावर 226 की नहीं करेगा. तो ये दिस रेमेडी कैन नॉट बी क्लेम्ड. अब इस राइट को, अगर ये राइट अवेलेबल है पार्टी के पास, तो एज अ मैटर ऑफ राइट वो इसको क्लेम नहीं कर सकता. इफ़ ही और शी इज़ हैविंग द ऑल्टरनेटिव रेमेडी, देन ही शुड गो टू क्लेम दैट ऑल्टरनेटिव रेमेडी. बस बट इस रूल की एक एक्सेप्शन है कि व्हेन द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर देयर, देन ऑल्टरनेटिव रेमेडी वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाता है. देन ही कैन गो टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्पाइट ऑफ हिम हैविंग दैट ऑल्टरनेटिव रेमेडी. तो वहाँ पे आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो और अपनी ऑल्टरनेटिव रेमेडी भी क्लेम कर सकते हो इन केस ओनली when the infringement of fund. Otherwise, if he is having alternative remedy, then he should not claim
आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इशू आता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ का क्या होएगा। क्वेश्चन ऑफ लॉ टू बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स, नॉट टू बी समरली डिस्पोज्ड ऑफ। समरली डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ नॉट अलाउड। तो समरली डिस्पोजल का मतलब ये होता है कि आपने तो क्वेश्चन ऑफ लॉ में आप कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो करेंगे, उसमें आप मैटर को समरली डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। समरी डिस्पोजल में क्या होता है कि जो इलेबोरेट प्रोसीजर ऑफ प्रॉपर लॉ है उसको फॉलो ना करके एक समरी डिस्पोजल कर दिया जाता है केस का। तो यहाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ में कोर्ट ने यहाँ पे डिसाइड हुआ कि आप इसका क्वेश्चन ऑफ लॉ को समरली डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। समरी डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ नॉट अलाउड अंडर आर्टिकल 226। नेक्स्ट इशू आता है जो हमने 32 में भी किया था, इफेक्ट ऑफ फ्लैशेस एंड डिले। यहाँ पे ये रेमेडी टू बी सॉट विद इन द। अब यहाँ पे लैशेस और डिले का क्या मतलब है या इनऑर्डिनेट डिले का क्या मतलब है। तो यहाँ पे ये इशू आ जाता है कि सपोज़ जो दूसरे हमारे मैटर हैं सिविल या क्रिमिनल प्रोसीजर्स में जो हमारे मैटर्स आते हैं वहाँ पे लिमिटेशन लॉ लग जाता है, या क्रिमिनल प्रोसीजर में अपना उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है लिमिटेशन पीरियड, तो वहाँ पे एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड उन्होंने दे रखा है कॉज ऑफ एक्शन से कि आप कितने टाइम फ्रेम में अपना इशू रेज़ कर सकते हो कोर्ट में। लेकिन 32 और 226 में ऐसा कोई प्रोविज़न प्रोवाइडेड है नहीं जिसमें इन्होंने लिमिटेशन दे रखी हो कि कितने टाइम फ्रेम में आप अपना रेमेडी अवेल कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने ये डिसाइड किया रेमेडी टू बी सॉट विद इन रीजनेबल टाइम। इनऑर्डिनेट डिले का मतलब होता है अनएक्सप्लेनेबल डिले। इनऑर्डिनेट डिले मे बी गुड ग्राउंड टू रिफ्यूज़ रिट जुरिस्डिक्शन। अब यहाँ पे ये सिचुएशन आ जाती है, सपोज़ किसी का कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और वो बंदा बैठा है कि कोई टाइम फ्रेम तो है नहीं, कभी भी चला जाएगा। तो यहाँ पे वही ग्राउंड्स है सारे कि मैटर स्टेल हो जाता है, विटनेसेस की डेथ हो जाती है, या फिर विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाते हैं। बहुत सारे ग्राउंड्स आ जाते हैं जिसमें हाई कोर्ट को प्रॉब्लम आती है या किसी भी केस को हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है, तो जस्टिस प्रॉपर नहीं हो पाता। तो वहाँ पे कोर्ट एक्सपेक्ट करती है, यहाँ पे टाइम फ्रेम तो दे नहीं रखी, लेकिन यहाँ पे लैशेस और डिले के बेसिस पे कोर्ट परमिट करती है या रिफ्यूज़ करती है। तो इनऑर्डिनेट डिले इज़ वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच the court may refuse writ jurisdiction as no prescribed period is provided to invoke article 226. Only principle is that court should not entertain stale cases. अब stale cases ये judicial prudence पे decide होएगा जज टू जज, ये उनका इंडिविजुअल डिस्क्रिशन या उनकी इंडिविजुअल प्रूडेंस है कि वो उस मैटर को स्टेल कंसिडर करते हैं या नहीं करते। इस ग्राउंड पे के ऊपर भी आपकी रुट जुरिस्डिक्शन है जो 226 की रिफ्यूज़ हो सकती है। पॉवर्टी ऑफ पिटिशनर इज़ वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्डोनेशन